वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अंक में हम अपनी उसी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं कि कैसे स्वदेशी के रास्ते पर चलकर भारत स्वावलंबी बन सकता है, कैसे भारत महान बन सकता है और विदेशी कंपनियां किस किस रूप में हमारे भारत में आई हुई हैं। हमारे आम जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम जाने अनजाने में विदेशी कंपनियों की प्रयोग कर लेते हैं और प्रयोग करने के बाद भी हमें कई बार पता नहीं लगता कि कौन कौन सी चीजें विदेशी हैं। आप सब न्यूज मीडिया से, न्यूज चैनल से इस बात की जानकारी रखते हैं कि चाइना ने फिर से एक बार घुसपैठ करते हुए गलवान घाटी के अंदर अपनी घुसपैठ कर ली है। हमारे भारतीय इलाके के अंदर आकर उन्होंने अपनी बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, अपने टेंट गाड़ दिए हैं, धक्का मुक्की करते हैं, धींगा मुस्ती करते हैं, जबरदस्ती साम्राज्यवादी अपनी नीतियों का, जो कि चाइना का चेहरा, चाइना की चाल, चाइना की धूर्तता और उनका चरित्र रहा है, वैसा करते हुए फिर भारत की सीमाओं को, जो भारत एक शांति प्रिय देश है, उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। भारत की सेना धैर्य का परिचय दे रही है, शांति का परिचय दे रही है, लगातार बातचीत करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चीन एक दुष्चरित्र मानसिकता का देश है। और चीन में अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एक तरीके से हिटलर जैसा व्यक्ति है। किस प्रकार से हिटलर जैसा व्यक्ति है कि उसने वहां पर अपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक संविधान के अंदर एक संशोधन करवा दिया। क्या संशोधन करवाया कि मैं जब तक जीवित रहूं तब तक चाइना का राष्ट्रपति बनकर रह सकता हूं। हिटलर के राज में क्या था? आप यदि जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर के बारे में सोचें तो हम पाएंगे, चर्चा करें तो हिटलर तानाशाह था। वो किसी डेमोक्रेसी को नहीं मानता था, किसी ह्यूमन राइट्स को नहीं मानता था, किसी जुडिशियल के सिस्टम को नहीं मानता था। वहां पर मीडिया वही कहता था, वही छापता था जो हिटलर के हक में होता था, जो हिटलर इशारा करता था, झूठी अफवाहें फैलाता था। अपने देश की नस्ल सुधार के नाम पर उसने लाखों यहूदियों को कत्ल किया और केवल जर्मनी को ही महान मानता था। पूरी दुनिया में अशांति उसने फैलाई। तो जो हिटलर ने किया था ठीक वही शी जिनपिंग कर रहा है। चाइना के अंदर कोई ह्यूमन राइट नहीं है, वन पार्टी है, कोई विपक्षी दल नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। शी जिनपिंग जब तक चाहे तानाशाह की तरह चीन का राष्ट्रपति रह सकता है। कोई चीन में उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता। चीन के अंदर कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई फ्री प्रेस नहीं है, चीन के अंदर कोई अपोजिशन नहीं है, चीन के अंदर कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जो सरकार को सम्मन जारी कर सके, कोई सुमोटो ले सके। तो चीन, और यदि हम हिटलर की बात करें तो एक जैसी ही लगती है। तो हिटलर की जैसे मानसिकता थी कि अपने अड़ोसी पड़ोसियों के ऊपर अत्याचार करना, मानवता को परेशान करना, ठीक वही काम आज शी जिनपिंग कर रहा है। हमने अतीत में कुछ भूलें की हैं। क्या क्या भूलें की हैं? एक तो 1950 के दशक में, देखिए आज जो चीन हम देख रहे हैं, इस चीन का लगभग 50% हिस्सा ऐसा है जो चीन का नहीं है, जो उसके पड़ोसी देशों का है, जिसके ऊपर जबरदस्ती चीन ने कब्जा किया है। उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो तिब्बत का हिस्सा है। आज का जो हम चीन देखते हैं उसका 25 से 30% केवल तिब्बत का हिस्सा रहा है। केवल तिब्बत उस चीन के हिस्से में रही है। चीन ने पहले तिब्बत के आधे हिस्से के ऊपर कब्जा किया, फिर और आधे हिस्से के ऊपर कब्जा किया, और स्टेप बाय स्टेप 1949 से लेकर 1959 तक पूरे तिब्बत को चीन खा गया। जब उसने तिब्बत के पहले हिस्से में अपनी आर्मी भेजी, और उस समय जो दलाई लामा की जो उस समय तिब्बत की आर्मी थी वो कुछ हजार सैनिकों की आर्मी थी, कुछ ही घंटों में उन्होंने उन सैनिकों को रोक दिया और जबरदस्ती उस क्षेत्र में ये कहने के नाम पर कि हम इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे, हम इस क्षेत्र को अच्छा बनाएंगे, जबरदस्ती वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। जो विरोध करता था उसको गोली मार दी जाती थी, और धीरे धीरे करके तिब्बत के पूरे हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन भारत ने जब उसने आधे हिस्से के ऊपर कब्जा किया तो भारत की सरकार मौन रही। जब उसने पूरे हिस्से के ऊपर कब्जा किया तो भी भारत की सरकार मौन रही। जब महामहिम परम पावन दलाई लामा जी को अरुणाचल प्रदेश में त्वांग के रास्ते तिब्बत को छोड़ना पड़ा और भारत के अंदर एंट्री करनी पड़ी, तो भारत की सरकार ने दलाई लामा जी को शरण तो दी, लेकिन तिब्बत का मुद्दा नहीं उठाया।
उस समय केवल एक देश ऐसा था जो चीन को रोक सकता था, चीन को उत्तर दे सकता था, यूएसए। यूएसए ने भी इसमें कोई बहुत बड़ी रुचि नहीं दिखाई, और यूएसए यहां से बहुत दूर है, इंस्टेंट यूएसए के ऊपर ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता था, और वो समय कुछ अलग समय था। लेकिन भारत को जो उस समय अपोज करना चाहिए था, वो भारत ने नहीं किया। ये भारत की एक बड़ी गलती रही। भारत ने सोचा कि चीन दादागिरी दिखा रहा है, तिब्बत के ऊपर इसने कब्जा कर लिया है, हम ज्यादा बोलेंगे तो ये हमसे युद्ध कर लेगा। उस समय 1950 के दशक में अमेरिका के एक राष्ट्रपति होते थे, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। तो राष्ट्रपति कैनेडी ने उस समय भारत को कहा था, देखिए चीन ने परमाणु बम बनाया था 1964 में, 1962 के युद्ध के बाद। हम यदि बात करें तो कैनेडी साहब ने उस समय भारत में नेहरू जी को कहा था कि आप यूएसए के क्लब में आ जाओ, यूएसए की साइड आ जाओ, हम आपको परमाणु बम दे देंगे, और हम आपको यदि परमाणु बम दे देंगे तो आप चीन की तरफ से निश्चिंत हो जाओगे। यह समय वो था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल चीन के बारे में कह चुके थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी, वो पंचशील के समझौते करते रहे, शांति के सफेद कबूतर उड़ाते रहे। उनके मन में ऐसा था कि हमें तो आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर तो कोई हमला करने की जरूरत नहीं है। उस समय हमारी सेना के पास हथियार नहीं थे, हम वही सेकेंड वर्ल्ड वार की 303 की बंदूकों के सहारे हम लड़ाई लड़ना चाहते थे। हमारे सैनिकों के पास पहनने के लिए मोजे नहीं, बर्फ में चलने के लिए जूते नहीं, गर्म कपड़े नहीं, कोई सप्लाई नहीं, हथियारों की सप्लाई नहीं, कोई रसद की आपूर्ति नहीं। और उस समय जब 1962 में युद्ध चीन ने किया, उस समय हमें समझ आया कि यदि हम पहली गलती तिब्बत के ऊपर जब चीन ने आक्रमण किया था तो हमें कड़ा विरोध करना था, हमें यह नहीं सोचना था कि चीन क्या सोचेगा। उसके बाद जब दोबारा कैनेडी साहब जब भारत को परमाणु बम देने वाले थे, और जब कैनेडी साहब ने यह कहा कि भारत को हम, यदि आप हमारे साथ आते हो तो हम भारत को यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बना देंगे, तो उस समय हमसे दूसरी गलती हुई कि हमें तो गुटनिरपेक्ष रहना है, हमें तो किसी की ओर नहीं जाना, और हम तो चीन के साथ रिलेशन मेंटेन कर लेंगे, हम तो तिब्बत के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। वो दूसरी गलती रही। तीसरी गलती यह हुई कि जब 1962 का युद्ध हो गया तो उस युद्ध में हमने अपनी एयरफोर्स जो तैयार खड़ी है उस एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा नेतृत्व तो बहुत डरा हुआ था। हमारी आर्मी केवल लड़ी, आर्मी के पास हथियार नहीं, आर्मी के पास रसद नहीं, आर्मी की संख्या नहीं, आर्मी की तैयारी नहीं, और आर्मी के पास नेतृत्व नहीं। उस समय के रक्षा मंत्री वो रक्षा मंत्री कहलाने के योग्य नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री खुद विदेश दौरे पर, उस समय के जो हमारे राजदूत होते थे वो राजदूत का पूरा फेलियर, और उस समय हमारी इंटेलिजेंस का पूरा फेलियर। बाद में ये साबित हो गया कि भारत अपनी एयरफोर्स का प्रयोग करता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन भारत ने अपनी एयरफोर्स का प्रयोग क्यों नहीं किया? सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि यदि भारत ने एयरफोर्स का प्रयोग किया तो चाइना भारत के मुंबई को, कोलकाता को, दिल्ली को बर्बाद कर देगा। इस डर में भारत ने एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया। बाद में एक्सपर्ट ने यह बताया कि चाइना की एयरफोर्स बहुत ज्यादा काम इस तिब्बत के एरिया में उस टेम्परेचर के ऊपर, उन चीजों के ऊपर कर नहीं पाती। भारत को अपनी एयरफोर्स का प्रयोग करना चाहिए था, और ये जो गलतियों पर गलती हमसे होती रही। अभी भी यदि देखा जाए तो जब भी यूएन के अंदर भारत हाफिज सईद का मुद्दा लाता है, मसूद अजहर का मुद्दा लाता है कि इनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना चाहिए, तो चीन खुलकर उनके पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन हम भारत के लोग कभी भी, जब हांगकांग का मुद्दा आता है, ताइवान का मुद्दा आता है, साउथ कोरिया का मुद्दा आता है, या अभी हम लेटेस्ट बात करें तो जो कोरोना वायरस फैलाया गया, इस कोरोना वायरस के फैलाने में न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इटली ने, यूके ने, यूएसए ने, कनाडा ने, इन्होंने खुलकर कहा कि यह वायरस चीन की लैब से आया है और यह चाइनीज वायरस है। लेकिन भारत फिर भी मौन रहा। तो हमें मुखर होना पड़ेगा। हम युद्ध से बचकर चाइना के पड़ोस में नहीं रह सकते। मैं ये नहीं कहता कि हमें युद्ध करना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि हमें चाइना की रणनीति को पहचानना पड़ेगा कि चाइना कितना धूर्त है और कितना कुटिल है, और चाइना से लड़ने के लिए चाइना जैसे ही हमें चाणक्य की रणनीति के ऊपर, कूटनीति के ऊपर काम करना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि देश का नेतृत्व, देश का प्रशासन ऐसा काम करेगा और भारत चाइना को मुंह तोड़ उत्तर देगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ये तो स्ट्रेटेजी की बात हुई, ये तो वो बात हुई जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम केवल खबरें देख सकते हैं,
लेकिन यदि हम बात करें कि हमारे दैनिक जीवन के किस किस हिस्से में चाइना घुसा हुआ है और हम उसको कैसे मुंह तोड़ उत्तर दे सकते हैं। बॉर्डर के ऊपर चाइना को उत्तर देने का काम बुलेट से हमारे देश की सेना करेगी, लेकिन एक हिस्सा है जिसके ऊपर हम भी चाइना को उत्तर दे सकते हैं। चाइना हमारे देश से हर साल लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई करता है, और यदि हम ये 4.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई चाइना को ना होने दें और ये चाइना को जो पैसा जाता है वो चाइना को ना जाकर भारत सरकार को मिले, भारत के लोगों को मिले, भारत की इकोनॉमी मजबूत हो, तो उससे भारत के लोगों को बल मिलेगा, भारत की सेना को बल मिलेगा। तो इसको करने के लिए हम पिछले 3-4 एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं कि वह कौन कौन से सेक्टर हैं, वो कौन कौन से सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे जीवन के हिस्से हैं जिसमें चाइना घुसा हुआ है, उसकी हम बातचीत कर रहे हैं। कल हमने फर्नीचर की बातचीत की, रॉ मटेरियल की बातचीत की, मशीनरी की बातचीत की, हमने ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की बातचीत की, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आइटम की बातचीत की, ज्वेलरी के कुछ आइटम की बातचीत की। आज के अंक में हम बातचीत करने वाले हैं कि हेल्थ और ब्यूटी के सेक्टर में जब हम किसी मेकअप के किसी ब्यूटी सैलून के अंदर जाते हैं तो मेकअप मैनिक्योर करवाते हैं, पेडिक्योर करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, कोई बालों का ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसके अंदर उसके कंज्यूमेबल से लेकर, जैसे फेशियल करवाते हैं तो क्रीम लगने से लेकर, उसके टूल किट से लेकर, जैसे फेशियल करवाते हैं तो उसकी मशीन से लेकर, जो वाइब्रेटिंग की मशीन से लेकर, मसाज की मशीन से लेकर, वो सप्लाई करने का काम कर रहा है। बाथ और स्किन केयर के सेट, बाथ सप्लाईज, ब्यूटी के इक्विपमेंट, कॉस्मेटिक की एसेसरीज, हेयर की एसेसरीज, नकली विग, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। हमारे बालों के अंदर जो क्लिप लगती हैं, हेयर बैंड लगता है, वो एक बड़ी मात्रा में चाइना सप्लाई कर रहा है। हेल्थ के सप्लीमेंट, हेल्थ केयर के सप्लाईज, ओरल केयर के आइटम, पर्सनल हाइजीन के सप्लाई, सेविंग और हेयर रिमूवल के प्रोडक्ट, स्किन केयर के प्रोडक्ट, हेयर केयर और स्टाइलिंग के प्रोडक्ट के सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। देखिए, जब मेकअप करते हैं ना तो बहुत से इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, एसेसरीज की आवश्यकता पड़ती है, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। एक एक आइटम की डिटेल में चाइना जाता है कि इसकी आवश्यकता क्या है, किस देश को क्या चाहिए, यूजर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, और कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार वो उसको कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बनाता है। और जब प्रोडक्ट बनाता है तो पूरी मार्केट की पूरी स्टडी करती है कि भारत के अंदर कितने लोग हैं, कितना बड़ा बाजार है, कंपटीशन किस किस से है, कंपटीटर की खासियत क्या क्या है, हम जो प्रोडक्ट बनाएं वो कितनी प्राइस रेंज के अंदर होना चाहिए। और जब वो एक बार स्टडी कर लेते हैं तो मार्केट के अंदर डंप करते हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर जिस रेट में वो अपना प्रोडक्ट इन हाउस, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के ऊपर वो कस्टमर को उपलब्ध करवा देते हैं। 6 महीने उपलब्ध करवाते हैं। 6 महीने के अंदर लोकल कस्टमर की, लोकल मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री के ऊपर ताला लग जाता है, स्वदेशी उद्योग धंधों के ऊपर ताला लग जाता है। स्वदेशी के आंदोलन की मैं एक घटना बताता हूं कि हमारे स्वदेशी के आंदोलन में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी हमारे क्रांतिकारी प्रदर्शन कर रहे थे। स्वदेशी के आंदोलन में शराब की दुकानें बंद करवा रहे थे, विदेशी चीनी का प्रयोग बंद करवा रहे थे, विदेशी कपड़ों को बंद करवा रहे थे। तो पुलिस पीटने के लिए आई। तो उन्होंने कहा, जब उनको डंडा मारना शुरू किया तो उस समय जो अंग्रेजों की पुलिस थी, उनको जो डंडे सप्लाई करने का काम करते थे, वो डंडे बाहर विलायत से डंडे आते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी पिटाई भी उस डंडे से होनी चाहिए जो भारत का बना हुआ हो। इतना आग्रह, उससे हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन उससे एक संदेश जाता है कि देखिए स्वदेशी के प्रति आग्रह कितना है। तो ये किट सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। ये आपको हेयर ड्रायर से लेकर ये चीजें चाइना की सप्लाई की हुई हो सकती हैं। इन चीजों के इंडियन विकल्प उपलब्ध हैं। आवश्यकता पहचानने की है तो कोई प्रोडक्ट लें, कोई प्रोडक्ट प्रयोग करें, कोई आपके आसपास प्रयोग करे, आपके सामने किसी प्रोडक्ट की चर्चा हो तो देख लें, मेड इन चाइना तो नहीं है, मेड इन पीआरसी तो नहीं है, उसके ऊपर इस देश की स्टैंप तो नहीं लगी हुई, तो उसका ध्यान रखें। बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर के अंदर भी चाइना आ गया। सोलर पैनल तो बनाता था, मोबाइल फोन भी बनाता था, फ्लोरिंग, वॉल, सीलिंग, एसेसरीज, डोर, विंडो की एसेसरीज, ये प्लास्टिक के और लोहे के जो लो वेट के जो दरवाजे आते हैं, बाथरूम के डोर आते हैं, कहीं सीलन आती है तो सीलन के ऊपर जो वॉल टाइल्स आजकल आती हैं मेटल की, वो टाइल्स लगाने का काम, डोर की विंडो बनाने का काम, बाथरूम और किचन के हार्डवेयर का काम, बिल्डिंग इक्विपमेंट, हर बिल्डिंग के अंदर लॉक लगते हैं, फर्नीचर लगता है, डोर्स लगते हैं, वो सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। बिल्डिंग मटेरियल, गार्डन टूल, हैंड टूल, हार्डवेयर,
अब बिल्डिंग बनती है तो बहुत से हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है, मिस्त्री बहुत से टूल का प्रयोग किया जाता है, वो सप्लाई चाइना कर रहा है। सिरेमिक के आइटम जो भारत के अंदर खूब बन सकते हैं, भारत के अंदर रॉ मटेरियल उपलब्ध है, मोरबी के अंदर बहुत से प्लांट लगे हुए हैं। अब उन लोगों के सामने भी कंपटीशन क्या है? कंपटीशन ये है कि चाइना से बनी हुई टाइल, सिरेमिक के आइटम सस्ते मिलते हैं और लोग, बिल्डर, दूसरे लोग जिनको फ्लैट बनाकर बेचना होता है, वो क्वालिटी को प्रायोरिटी नहीं देते। उनको लगता है कि हमें सस्ता यदि चाइना का मिल रहा है तो हम चाइना का बनाकर ही लोगों को बेचेंगे। बाथरूम के अंदर देखिए टॉयलेट की फिटिंग्स लगती हैं, उसमें भी चाइना घुसपैठ कर रहा है। बाथरूम के अंदर क्लॉथ हैंगर लगता है, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। ये बिल्डिंग मटेरियल के आइटम में, बिल्डिंग मटेरियल में पेंट करते हैं तो पेंट का ब्रश लगता है, बिल्डिंग्स के टूल लगते हैं, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। मेडिकल सप्लाईज और मेडिसिन, देखिए भारत में हमें ये तो पढ़ाया गया कि भारत का राष्ट्रपिता कौन है, फादर ऑफ द नेशन कौन है, हम बता देते हैं महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी की सारी अच्छी चीजों का हम पूरा सम्मान करते हैं और महात्मा गांधी जी के साथ साथ जिनका महात्मा गांधी जी का विरोध था, उन सारे क्रांतिकारियों का हम उनसे भी अधिक सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी है। स्वदेशी के लिए जो महात्मा गांधी जी ने काम किया उसका भी सम्मान करते हैं। इस देश में हमें फादर ऑफ द नेशन तो पढ़ाया गया, लेकिन महात्मा गांधी भी जिनका बहुत अधिक सम्मान करते थे, जिनको धोती कुर्ते वाला वैज्ञानिक कहते थे, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता था, जिनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहा जाता था, उसके बारे में हमें पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता। एक बच्चा बंगाल के एक छोटे से गांव में जन्मा, बचपन में जब उसने पुस्तक देखी कि 1000 महान व्यक्तियों की लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं है, तो उसने संकल्प ले लिया कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है। संघर्षों में पढ़ाई की, एडिनबरा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए, और जब लोग ये कहते थे कि भारत के अंदर कभी कोई केमिस्ट्री नहीं रही, कभी कोई मटेरियल साइंस नहीं रहा, भारत के अंदर कभी कोई ज्ञान विज्ञान नहीं रहा, तो उस समय डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने संस्कृत की पढ़ाई करके सारे ग्रंथों को छान मारा और नागार्जुन के केमिस्ट्री के ग्रंथ के ऊपर एक पत्र लिखा, और उस पत्र ने पश्चिम के सारे वैज्ञानिकों के मुंह बंद कर दिए कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान क्या है। वो जो ग्रंथ जो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री लिखा, वो 100 साल पहले उन्होंने 1902 में लिखा था, आज 125 साल बाद भी वो प्रासंगिक है। वो बताता है कि भारत मटेरियल साइंस में बहुत आगे था, बहुत उन्नत था, केमिस्ट्री में बहुत उन्नत था, और उन्होंने उस समय एक ऋषि की तरह, एक सन्यासी की तरह केवल धोती कुर्ते में अपना जीवन गुजारा। धोती कुर्ते में जीवन गुजारते हुए कॉलेज में पढ़ाया, विज्ञान के विषय में बच्चों को पढ़ाते थे, स्वदेशी का पाठ पढ़ाते थे, बच्चों को संकल्प दिलवाते थे कि सबसे पहले स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी मातृभाषा का हमें प्रचार प्रसार करना है। मैंडलीफ से लेकर दूसरे विश्व के उदाहरण देते थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, बाढ़ आती थी, भूकंप आती थी तो सेवा करने के लिए पहुंच जाते थे। तो फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द इंडियन फार्मेसी, आज भी भारत, पूरी दुनिया की हम बात करें तो पूरी दुनिया में पहले 5 देशों में है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, जो दवाइयों के उत्पादन में पहले 5 देशों में है। भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके पीछे किसी को श्रेय जाता है तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी को जाता है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने 1902-3 में बंगाल फार्मा की स्थापना की थी। कहां की थी? 800 रुपए की लागत से अपना सब कुछ लगाकर अपने घर के अंदर स्थापना की। और जब बंगाल फार्मेसी में सिरेमिक के आइटम, साल्ट के आइटम, भारत में उस समय कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं बनती थी। और आज आपने देखा होगा कि कोरोना के समय हाहाकार मचा, पूरी दुनिया से यह आवाज आई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हमें दे दो। ट्रंप ने मोदी के सामने हाथ फैलाया कि हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे दो। भारत ने उदारता दिखाते हुए पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी, लेकिन उस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बनाने में, इस भारत की फार्मेसी को डेवलप करने में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके विषय में फिर कभी हम बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के अंदर मेडिकल को, फार्मेसी को बहुत उन्नत किया। आज भारत के अंदर दवाएं, जेनरिक ब्रांडेड दवाएं भारत पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। अफ्रीका के अंदर करता है, यूके के अंदर करता है, यूएसए के अंदर करता है। और यूके का जो एफडीए डिपार्टमेंट है, जो दवाओं की जांच करता है, उसने भारत के दवाओं की बार बार जांच की, और जांच करने के बाद वो कहता है कि भारत की दवाएं सबसे अच्छी होती हैं।
और अब वो बहुत अधिक भारत की बनी हुई दवाओं की जांच नहीं करता कि भारत की जो लैब हैं, जो फार्मेसी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन आज दवाई के उद्योग में भारत यदि आगे खड़ा है तो उसमें स्वदेशी का वर्त लिए एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आज दिक्कत क्या है, देखिए जो दवाएं बनाई जाती हैं उस दवा में जो उनका जो मेन कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो एपीआई है, जो जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट है तो उसमें कुछ गमिंग एजेंट मिलाएंगे, उसको जो बॉन्ड करेगा, उसमें कुछ पैरासीटामोल यदि जितनी चाहिए उतनी उसमें मिलाकर, बाकी उसमें ऐसी चीज होती है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सप्लीमेंट होते हैं, तो उसमें आप पैरासीटामोल की बात करेंगे तो वो एपीआई है। अब ये एपीआई सप्लाई करने में चाइना के ऊपर भारत 60% निर्भर हो चुका है। क्यों? क्योंकि चाइना ने पिछले 20 सालों में भारत के एपीआई के पूरे सिस्टम को डैमेज कर दिया। एपीआई चाइना से मंगवाते हैं तो सस्ती पड़ती है, भारत के अंदर एपीआई के कारखाने बंद हो गए। तो अभी जनवरी फरवरी में जब भारत देश ने यह देखा कि हम चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, तो भारत की सरकार ने अपने यहाँ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, क्लस्टर बनाने के लिए कहा, उसके लिए सब्सिडी दी और ये कहा कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट के उत्पादन के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जाए। आज चाइना के पास युद्ध है, हमारी सारी दवाइयां चाइना सप्लाई करने का, उसका जो रॉ मटेरियल है वो दवाई सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा। मान लो चाइना हमें नहीं दे तो हम तो हेल्पलेस हो जाएंगे। अपने यहाँ जब तक डेवलप करेंगे तब तक समय लगेगा। तो भारत ने पहले ही वो तैयारी कर दी है। आज मेडिकल सप्लाईज के क्षेत्र में और मेडिसिन के क्षेत्र में चाइना ने एक बड़ी घुसपैठ कर ली है। इमरजेंसी और क्लिनिक के इक्विपमेंट, जनरल एसेसरीज, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, हॉस्पिटल का फर्नीचर, लैब की सप्लाईज, मेडिकल का कंज्यूमेबल्स, मेडिकल के अंदर जो कंज्यूमेबल्स प्रयोग होते हैं, जैसे सीरिंज प्रयोग होगी, जैसे कैनुला प्रयोग होगी, जैसे आप आईवी सेट लगाएंगे तो वो सेट प्रयोग होगा। तो मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल की पैकेजिंग, फार्मा की जो फिजियोथेरेपी करते हैं, दूसरी थेरेपी करते हैं, उसके इक्विपमेंट, तो मतलब एक बड़े हिस्से में चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है। तो ये मेडिकल के इक्विपमेंट में भी जब हमें खरीदना हो तो चाइना के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करें। हम मेडिकल के ऊपर कई बार निर्भर होते हैं कि डॉक्टर जो हमें प्रेस्क्राइब करेगा वो हमें लेना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टरों तक भी हम आवाज उठाएं कि वहां पर डॉक्टर फिजियोथेरेपी के किसी सेंटर में हम जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई मशीन है, मान लीजिए वो चाइना की बनी हुई है, तो आप इलाज करवाना है, इलाज करवाएंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप कोशिश कीजिए आपको कोई इंडियन मशीन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपने केवल इतना कह दिया तो उससे एक बूस्ट मिलेगा हमारी स्वदेशी की विचारधारा को, हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा को। ये जो मेडिकल इक्विपमेंट है ना, ये मेडिकल इक्विपमेंट चाइना सप्लाई करने का काम, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल बीपी मीटर आता है, डिजिटल थर्मामीटर आता है, ये सब सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। जैसे टेबलेट बनती है तो टेबलेट का जो एपीआई है वो चाइना सप्लाई करता है। मास्क विदेशों में, देखिए मास्क चाइना ने कितना कब्जा किया, आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया में जितने मास्क बनते हैं उसमें 50% मास्क केवल चाइना सप्लाई करने का काम करता है। 50% मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग यदि मास्क लगाते हैं तो हर दूसरा व्यक्ति जो मास्क लगाएगा वो चीन का बना हुआ होगा। और चीन ने क्या दुष्टता की, जब चीन में जनवरी में वायरस फैला तो चीन ने अपने नागरिकों से कहा कि जहां जो मास्क लगे मिले, जो दस्ताने मिले, जो टेस्टिंग किट मिले, जो पीपीई किट मिले, वो सब खरीदो और चीन में भेज दो। चीन के पास पहले से पूरे थे, लेकिन फिर भी उसने 125 करोड़ मास्क दूसरे देशों से मंगवाकर अपने यहां ब्लैक करने के लिए उन्होंने स्टोर कर लिए। और जब पूरी दुनिया में वायरस फैल गया तो उन्होंने वही मास्क जो 100 रुपए का मास्क होता था उसको 500 रुपए में ब्लैक मार्केट में बेचने का काम चीन ने किया। तो इतना धूर्त और बदमाश देश है। तो ये यदि मेडिकल की सप्लाईज के ऊपर हम यदि चीन के ऊपर डिपेंड हो गए, कल को यदि आवश्यकता होगी तो वो 1 रुपए की चीज 10 रुपए में भी बेच सकता है। तो इसलिए आज हमें यदि 1 रुपए की चीज स्वदेशी 1.5 रुपए में भी मिलती है तो हमें स्वदेशी की फैक्ट्री को, स्वदेशी के अपने उद्योग धंधों को जीवित रखना है। क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी के अंदर भी काम आएंगे। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन होने के बाद जो विदेशी कंपनियां, जो विदेशी कुरियर कंपनियां, विदेशी ऑनलाइन मार्केटिंग की कंपनियां जो ये कहती थी कि हम सस्ता देंगे, हम सेवा करेंगे, तो इस देश में देश के लोगों की सेवा करने के लिए काम कौन आया?
उसके मोहल्ले का वो परचून का दुकानदार काम आया जो उसके मोहल्ले में रहता है, जिसको छोड़कर ऑनलाइन मंगवाते थे। उस परचून के दुकानदार ने उसको घर बैठे उसको सप्लाई दी। आज कल्पना कीजिए कि यदि भारत में परचून की सारी दुकानें खत्म हो जाती तो क्या हम इस कोरोना से निपट सकते थे? तो ये मेडिकल की सप्लाई चाइना सप्लाई कर रहा है। इक्विपमेंट जो आईसीयू के अंदर से लेकर दूसरी चीजों में इक्विपमेंट प्रयोग होते हैं वो चीन सप्लाई करता है। तो हमें इन चीजों के ऊपर भी चीन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इन चीजों को पहचानना है। ये चीजें आप और हम नहीं खरीदते। आप में से जो मेडिकल इंडस्ट्रीज से जुड़े होंगे, जो फार्मा से जुड़े होंगे, वो इन चीजों में अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हम किसी हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटें तो एक बार चेक कर लें कि कहीं वो चाइना का बना हुआ तो नहीं। यदि मशीन चाइना की है तो और कुछ नहीं, जब डॉक्टर विजिट के ऊपर आए तो डॉक्टर साहब हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, आप अगली बार जब कोई बेड या कोई मशीन खरीदें तो चाइना की प्लीज मत खरीदिएगा। इतनी रिक्वेस्ट तो हम हम्बल तरीके से कर सकते हैं, विनम्रता से कर सकते हैं। तो हमें लोकल के लिए वोकल बनना है, स्वदेशी की आवाज उठानी है। और मैं कल फिर आपके सामने ठीक 7:30 बजे आता हूं और फिर हम बातचीत करेंगे कि चीन हमारे किन किन हिस्सों में हमारे समाया हुआ हो सकता है और कैसे हम उसका बहिष्कार कर सकते हैं, कैसे हम उसका विरोध कर सकते हैं। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आज मैंने कुछ सेक्टर की बात की है, कुछ सेक्टर की बात मैंने पिछले 5 एपिसोड में की है। वो पांचों एपिसोड यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप आस्था की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आस्था की ऐप के साथ साथ आज आप वैदिक चैनल के ऊपर 7:30 बजे आप इसको देख सकते हैं। टाटा के ऊपर वैदिक चैनल आता है, आपको चैनल नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी इन सारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं। राकेश भारत के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पेज के ऊपर भी आपको पुराने सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो आज ही आप डाउनलोड करें आस्था ऐप और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो वैदिक चैनल देखें, ताकि वैदिक चैनल से उनके घर बैठे उनको वेद दर्शन उपनिषद की गंगा उनके घर आएगी। और आप चाहते हैं कि आपको कभी हॉस्पिटल में जाना ही ना पड़े, तो चीन को सबसे बड़ा उत्तर क्या है कि हम चीन के बने हुए किसी मेडिकल इक्विपमेंट की हमें आवश्यकता ही ना पड़े। तो इसके लिए आप रोज सुबह कीजिए योग प्राणायाम। सुबह 5 बजे पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में योग कीजिए। 7:30 बजे पूज्य आचार्य जी आपको घर बैठे आपके रसोई घर के आपके जड़ी बूटियों के उपचार बताएंगे कि गलती से बीमार हो गए तो हम कैसे बिना चाइना को 1 रुपया दिए घर बैठे हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल शाम को 7:30 बजे बुधवार से लेकर रविवार तक फिर मिलते हैं। जय हिंद।